हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एम के अकेडमी 2.0 पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम जुड़ चुके हैं जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के प्रश्न जो कि 2016 में पूछे गए थे। तो उन प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास, हमारे वीडियो पसंद आए और आगे जो आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, उनको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हिंदी पेपर 2016 पर। अच्छा, इसमें हम एकदम आंसर नहीं करेंगे बल्कि आपको समय देंगे कि आपके अनुसार उत्तर कौन सा होगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलते हैं पेपर पर। तो आज हम बात करेंगे ओनली हिंदी के प्रश्नों पर। क्लास वही रहेगा 1 to 5। तो एग्जामिनर कह रहा है कि राजभाषा का तात्पर्य है। ये राजभाषा से क्या आप समझते हैं, क्या मतलब है? ऑप्शन ए, देश की सांस्कृतिक भाषा। और ऑप्शन बी, देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। ऑप्शन सी, सरकारी कामकाज की भाषा। ऑप्शन डी, आदर्श एवं परिनिष्ठित भाषा। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। आशा है कि आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो देश की सांस्कृतिक भाषा, देश में तो बहुत सारी जो है विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। तो ये तो जो है आंसर होने का नहीं, ठीक है, ये तो नेगेटिव हो गया। अब आते हैं ऑप्शन बी की तरफ, देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो देश में जो है बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं और ऐसा हमारे पास कोई सर्टिफिकेट या कोई जो है ऐसा हमारा कोई वैल्यूएबल कोई कार्ड नहीं दिखता है कि जिसमें जो है ये बात मालूम हो सके कि कौन सी बोली ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्शन सी, सरकारी कामकाज की भाषा। और ऑप्शन डी, आदर्श एवं परिनिष्ठित भाषा। तो ये ऑप्शन डी भी गलत है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी चुना है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर राजभाषा का तात्पर्य क्या होगा? सरकारी कामकाज की भाषा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्जामिनर कह रहा है कि भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ नेगेटिव पूछा है, याद रखेंगे। कभी भी नहीं आए तो उसे अपने माइंड नोट कर लेंगे, ठीक है, उसको ज़रूर माइंड नोट करेंगे। ऑप्शन ए, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक अलग संरचना होती है। देखिए, जब अगर हम नेगेटिव अगर नहीं करते तो बहुत मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे जो है पॉजिटिव आंसर ढूंढ करके उसको पहले पे ही मिल जाता है, फटाक से लगाया जाता है, या पहले दूसरे पे जब कहीं कहीं पर भी मिल जाए, अगर पहले पे नेगेटिव है तो दूसरे पे लगा देता है फटाक से, क्योंकि वहाँ समय की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो होती है वहाँ समय हैंडल करना होता है, वरना क्वेश्चन तो सारे आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अगर नहीं आए अलग बात है। तो वहाँ पर जो है हम नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चुन लेते हैं। तो ऑप्शन बी, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। ऑप्शन सी, भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। और ऑप्शन डी, भाषा संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है। तो अब आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। तो इसमें से नेगेटिव का मतलब ये होता है इसमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, ठीक है। तो प्रत्येक भाषा अपनी एक की अपनी जो है अलग एक संरचना होती है, बिल्कुल सही बात है ये। ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, बिल्कुल जुड़ी होती है भाई, अपनी अपनी संस्कृतियाँ हैं, ठीक है। भाषा जो है अपनी उन सभ्यताओं और संस्कृतियों से जुड़ी होती है, बिल्कुल अलग, सही बात है। अब ऑप्शन सी कह रहा है कि भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, ये बिल्कुल उल्टी बात कह दी है, उसको बिल्कुल पलट बात कह दी है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, भाषा सरलता से कठिनता को जाती है, ये जो है गलत है, हमें नेगेटिव ही तलाश करना था, ठीक है। अब हम आते हैं, सबको समान दृष्टि से देखने वाले को कहते हैं। ऑप्शन ए, दयालु। और ऑप्शन बी, एक नयन। ऑप्शन सी, समदर्शी। और ऑप्शन डी, दूरदर्शी। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। दयालु, कृपा करने वाला, एक नयन, ये तो जो है आंख का पर्यायवाची है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, ऑप्शन ए भी नहीं बनता। और समदर्शी और दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब दूर, मतलब जो है विद्वान जो लंबे टाइम के लिए जो बात करते हैं। तो जो है अभी हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं
वो जो प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा, तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि समदर्शी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए बाढ़ आ जाना, ऑप्शन बी शर्मिंदा होना, ऑप्शन सी लगातार वर्षा होना, ऑप्शन डी नल में हमेशा पानी आना। आप अपना उत्तर दें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1 to 5। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शर्मिंदा होना। ठीक है, आप कहीं खड़े हुए हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, कोई क्वेश्चन आ जाए या कोई ऐसी बात आ जाए जो बिल्कुल इजीली हो और आप उसको ना बता पाएँ, ठीक है, तो आदमी जो है पानी पानी हो जाता है। ठीक है, शर्मिंदा होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। एग्जामिनर कह रहा है कि उर्वर शब्द का विपरीतार्थक है, मतलब विपरीत का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि उर्वर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए उर्वरा, ऑप्शन बी ऊसर, ऑप्शन सी उपजाऊ और ऑप्शन डी समृद्ध। तो जब हम उर्वर शब्द की जो हम बात कर रहे हैं, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ या पैदा करने वाला, या आसान भाषा में बात कर लें तो यूँ कह लें कि लोग कहते हैं ना कि यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है, हैं, उर्वरक है, हैं, तो मतलब पैदा करने वाला एक ताकतवर मिट्टी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ए उर्वरा, ऑप्शन बी ऊसर, ऑप्शन सी उपजाऊ। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विपरीत इसका जो है उर्वर का विपरीत क्या होगा, ऊसर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखें, एक पेपर में प्रश्न नंबर 6 चला और कितने ज़्यादा नेगेटिव पूछ चुके हैं, तो इन बातों पे जो है हमें खासा जो है माइंड नोट करना है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव बिल्कुल है, नीरज बिल्कुल है, पंकज ये भी है, ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। और जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा डी, पर्यायवाची जो नहीं है वो है वारिद। ये तीनों जो है कमल के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। पर्यायवाची से जो मुख्य जो प्रश्न आते हैं उन पे ज़रा जो है आप बढ़िया से अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि बाद में पछतावा ना हो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। ए परधन्मेश्वर, बी परमधन ईश्वर, सी परमधन ऐश्वर और डी परधन ईश्वर। अब आप अपना उत्तर चुनें और उत्तर चुनने में ज़्यादा समय ना लगाएं। संधि विच्छेद बताएं। संधि विच्छेद हम बता चुके हैं कि संधि विच्छेद का मतलब होता है दो या उससे ज़्यादा शब्दों के मेल से बने शब्द को जो है हम फिर से अलग करते हैं। ठीक है, तो जो परमेश्वर है हम उसको अलग करना है। ठीक है, जो परमेश्वर जो शब्द है हमें उसको दोबारा से अलहदा करना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चुना ऑप्शन बी वो बिल्कुल करेक्ट है, परमधन ईश्वर। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। हम इसको डायरेक्ट क्लिक कर सकते थे, डायरेक्ट हाईलाइट करके जो है आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमें खुद को भी जांचना ज़रूरी था। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 8। उत्कर्ष उत्सव तथा उत्कृष्ट शब्दों में उपसर्ग है। ए उप और बी अप और सी उत और डी अव। अब आप अपना उत्तर चुनें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा उत। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। नीलांबर में कौन सा समास है। देखिए, समास से भी पूछा गया है, काफ़ी ग्रामर पूछी गई है। तो अब लोग जो और वैसे भी झारखंड में जो है ग्रामर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये सीटेट तो नहीं है कि आप बहुत सारी पेडागोजी पेडागोजी पेडागोजी। ठीक है, अदर हिंदी के अलावा जो है डायरेक्ट जो है ग्रामर और जो है पेडागोजी नहीं आता है। ठीक है,
तो नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, और ऑप्शन बी कर्मधार, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, और ऑप्शन डी बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास। अब आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में होगा कर्मधार समास। ठीक है, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आएगा पदांश। प्रश्न संख्या 10 से 11 के लिए निर्देश निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पदांश कह रहा है कि मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। वान ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के हाथ में भी तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दें, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे, रोकी जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न पर। कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है? ए स्वप्न की, बी विचारों की, और सी कल्पना की, और डी स्वर्ग की। आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा कल्पना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके हाथ में तलवार होती है? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है किसके हाथ में तलवार होती है? ऑप्शन ए कल्पना के, ऑप्शन बी स्वप्न वालों के, और ऑप्शन सी विचारों के, और ऑप्शन डी स्वप्न के। अब आप अपना उत्तर चुनें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो इसने प्रश्न किया किसके हाथ में तलवार होती है, तो किसके हाथ में तलवार होती है? स्वप्न के, पदांश के अनुसार। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 12 से 15 के लिए निर्देश। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात समाज का पूर्ण रूप से साहित्य में प्रतिबिंब होता है। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक तरफ तो हमारे सामने समाज यथा चित्र प्रस्तुत करता है, और दूसरी ओर स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज की सुख समृद्धि और सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। और एक आलोचक के शब्दों में कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म, कर्म, रीति नीति और सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकर चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। अच्छा, गद्यांश काफ़ी बड़ा है। वह अपनी समस्याओं का सुलझाव अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज के आदर्शों का अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। अतः यह कहना सर्वथा असंभव और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निरपेक्ष या तटस्थ रहकर साहित्य सृजन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, सूर, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का साहित्य इस बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही साहित्य सृजन करता है। ठीक है, समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। अच्छा, आगे और बाकी है, चलें वो भी पढ़ लेते हैं। मानव का कला या साहित्य सृजन के प्रति उन्मुख होना उसके इंद्रिय बोध का परिणाम है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के इंद्रिय बोध मानव और पशु दोनों में ही विद्यमान है, परंतु मानव में पशु की अपेक्षा अधिक मात्रा में है। मानव में एक विशेष गुण और विवेक है। विवेक द्वारा उसके सामाजिक जीवन का विकास और अपने इंद्रिय बोध का परिष्कार किया है। समाज व्यवस्था बदलने के साथ मनुष्य का इंद्रियबोध विचार और भावों की अपेक्षा स्थायी रहता है। भाव और विचार दोनों ही साहित्य के मूल आधार हैं और इनका उद्गम और परिष्कार सामाजिक परिवेश में ही संभव होता है, समाज से कटकर निरपेक्ष रहने पर नहीं होता। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि साहित्यकार किस समाज में प्रतिनिधित्व करता है। साहित्यकार जो है किस समाज का
कौन से समाज का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है जिस समाज में वह जन्म लेता है, जिस समाज के बारे में वह लिखना चाहता है, जिस समाज के बारे में अवहेलना करता है, और इनमें से सभी। तो हमने ऊपर चुना कि वो जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन 1 का। ठीक है, ऑप्शन 1 का, जिस समाज में वह जन्म लेता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। इंद्रिय बोध में कौन सा समास है? समास के ऊपर हमारे चैनल पर आपको कोई स्पेशल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो है अपनी वीडियो को जल्दी से बढ़ाया जाए। इंद्रिय बोध में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, या द्वंद्व समास, या कर्मधार समास? आप अपना उत्तर चुनें। तो जो 13 में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी चुना है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। साहित्य हमें क्या बताता है? सामाजिक वर्चस्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समाज व्यवस्था को बदलते रहना चाहिए। मानव समाज के सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है? और डी, इनमें से सभी। अपना आप उत्तर चुनें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मानव समाज के सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है, यही जो है हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने हिंदी के अपने आखिरी प्रश्न पर। यह हमारा लास्ट प्रश्न है कि कवि का आदर्श होता है। एग्जामिनर कह रहा है कवि का आदर्श होता है उसके समाज के आदर्श के अनुरूप, बी उसके स्वयं के आदर्श के अनुरूप, और सी उसके परिवार के आदर्श के अनुरूप, और डी, इनमें से सभी। आप अपना उत्तर चुनें। तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है, उनके स्वयं के आदर्श के अनुरूप। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा, देखा कितना इजीली हमने हिंदी के प्रश्नों को जो है हल कर लिया। पहले हमें प्रश्न को समझना चाहिए कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। जब हम प्रश्न को नहीं समझेंगे फिर हमें उत्तर समझ नहीं आएगा। ठीक है, और फिर हम जो है तुक्का मारेंगे, और तुक्का मारने से हर मर्तबा काम नहीं चलता। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और जो ऊपर वाले ने मौका दिया उसको भुनाइएगा। ठीक है, चलते हैं, अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो पर। जय हिंद।